डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी, जो कि प्रवक्ता है राजकीय इंटर कॉलेज हिसरिया खाल में, विकासखंड देवप्रयाग कीर्तिनगर, और शैक्षणिक दृष्टि से कीर्तिनगर हुआ है, और जनपद टिहरी गढ़वाल, और साथ में सभी हमारे स्वैच्छिक शिक्षक मंच और अजिंग प्रेमजी फाउंडेशन के साथियों। आज का कार्यक्रम, यदि हम बात करें, एक विषय है एक तरफ गणित और एक तरफ एक व्यक्तित्व है डॉक्टर पांडे जी। ये दो बातें हैं। तीसरी बात, आज हम यहाँ हैं, तो मैं तीनों की पूरकता को समाहित करने का प्रयास करूंगा, मैं जितनी भूमिका मेरी होगी यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूंगा कि स्वैच्छिक शिक्षक मंच, आप सभी लोग परिचित हैं, जो नए साथी उनसे बताना चाहेंगे कि हम शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को विविध जो रचना धर्मिता होती है उनके माध्यम से शिक्षकों के बीच में ले जाते हैं। चाहे वो पुस्तक समीक्षा हो, चाहे वो किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी पहचान कराना हो जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, या हमारा किसी सभी एक समूह में किसी विषय वस्तु पर उठाकर उस पर बातचीत हो और सामूहिक रूप से एक विचार विमर्श करके एक किसी सिद्धांत पे पहुंचना। तो ये तमाम तरह की रचना धर्मिता और जितने सांस्कृतिक उत्सव होते हैं उनको यहाँ पर मनाना, तो शिक्षा के जो सामाजिक सरोकार हैं, शिक्षा के जो अकादमिक सरोकार हैं, शिक्षा के जो व्यापक सरोकार हैं, उनको हम समाहित करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इस बीच कोविड काल के दौरान में जैसे तमाम गतिविधियां बंद रही, तो संभवतः यहाँ भी गतिविधियों पर थोड़ा सा विराम भौतिक रूप से लगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अनवरत चलती रही। लेकिन पुनः जब स्थितियां सही हैं, सामान्य हैं, तो एक मन में विचार आया है कि पुनः जो बहुत ही जरूरी है शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए शिक्षक साथियों के लिए, कि इस तरह की रचना धर्मिता में उनका हमेशा प्रतिभाग होता, कि वो हमेशा अपडेट भी रहे और नया करने की उनके अंदर हमेशा प्रेरणा बनी भी रहे। तो पुनः इसको किया गया है। तो इसी कड़ी में इससे पूर्व एक कार्यक्रम हुआ धात का, जिसमें मातृभाषा दिवस पर पे हमने, जो कि एनईपी जो बात करता है लोक भाषा पे, मातृभाषा पे, उसके तहत ही यहाँ पर एक विचार विमर्श कार्यक्रम किया था। आज हम एक बात कर रहे हैं गणित विषय की, लेकिन यहाँ पर गणित विषय नहीं है। गणित एक वैसे, यदि उस याद करें हम, तो गणित एक ऐसा विषय है जो कि ठिठक जाता है, जिसपे छात्र जीवन एक विराम लगता है बहुत बड़ा सा, जिसके लिए इतने हम सहज नहीं होते। उसका कारण उस विषय की अपनी एक प्रकृति है, जो कि बहुत ही अनुशासित प्रकृति है, जो कि एक साधना मांगता है, परिश्रम मांगता है और अनुशासन मांगता है और आपकी रुचि मांगता है। तो तमाम जितने भी पहलू होते हैं गणित में होते हैं, कारण यही होता है कि उससे हम थोड़ा सा जो इस चीज में नहीं हो पाता, जिसमें थोड़ा सा अनुशासन है, बैठ के ना पढ़ने की प्रवृत्ति है, छात्र अलग होता जाता है। और फिर एक पूर्वाग्रह भी है, एक समाज का पूर्वाग्रह भी कि कठिन विषय है। कुछ लोग तो उसको पहले ही ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे बस का नहीं। अब आती है एक शिक्षक, जो कि माध्यम है उस विषय को संप्रेषित करने का। तमाम तरह के शिक्षक इसमें कार्य कर रहे हैं, और गणित का शिक्षक एक थकाने वाला विषय तो है ही, कि जिसमें आपको हमेशा कुछ गणनाएं ब्लैक बोर्ड में करनी है, और अगर जो आप बात करें तो कक्ष में ही इतना काम हो जाता है कि शिक्षक टूट चुका होता है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको वो श्याम पट इतना प्यारा होता है कि वो महज विद्यालय में नहीं होता, उसको घर में भी लेते हुए चलते हैं। तो आप उन्हीं शिक्षकों से संबंधित हैं। आदरणीय पांडे जी का बात बताएं, मैं उनसे गणित के रूप में तो नहीं मिलता, उनका एक आयाम और भी है कि वो गणित का होते हुए भी जितने भी विज्ञान के क्रियाकलाप उनके विद्यालय में संचालित होते हैं, वहां के एक प्रतिनिधि शिक्षक के रूप में तमाम जगहों पर मौजूद मिलते हैं। दूसरी बात, जो आज जिसकी तमाम बात तो हम बातचीत चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जिस मानक आचरण की हम बात करते हैं, जो एक सर्वश्रेष्ठ आचरण, जिस आदर्श की हम व्याख्या करते हैं, हम अपने जो हमारी वैदिक सभ्यताएं, जो तमाम सभ्यता, आप उसमें 100% खरे उतरते हैं। अनुशासित शिक्षक हैं, जो तमाम व्याख्याएं शिक्षक ले दी जाती हैं। आप मैं यदि टिक मारने वाला कोई एक चार्ट और टेबुलेशन है, तो आपके लगभग ग्रीन टिक लग चुके हैं, आप उस तरह के शिक्षक हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन, जब ऑनलाइन वो दौर था कोविड का, कि जब सारा शिक्षण एकदम विराम था, लोग घरों में कैद थे, आपके वीडियोस, गणित के वीडियो लगातार शिक्षकों से छात्रों तक पहुंच रहे थे। आप उस अनवरत उस गणितीय प्रक्रियाओं को घर घर तक पहुंचाने को अंजाम कर रहे थे, और हमेशा शिक्षा के सलाहकारों के बीच आप हमेशा खड़े मिलते हैं। लगातार अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया, आपको खड़ा मिलते हैं। आप हिसरिया खाल को हमेशा सोशल साइट पे देखते हैं। हम भी उनके साथ राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर की तरह मैच करते होते हैं। हमारा
मौजूदा हमारा मतलब ही सिर्फ ये होता है कि राजकीय शिक्षा को अच्छे मंचों पे सकारात्मक ढंग से प्रचारित किया जाए। तो आप उसमें लगातार जुड़े रहते हैं। और यदि मैं बात करूं कि अन्य विभागीय दायित्व भी हों, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मुझे जब भी कोई प्रमाणिक चीज पूछनी होती है और कोई चीज उनसे ज्ञात करनी होती है तो उनको एक मैसेज कर दिया जाता है, फोन में उनको कभी नहीं करता, और शाम तक वो रिप्लाई आ चुकी होती है। तो मेरे लिए एक प्रमाणिक मित्र के रूप में भी वे काम कर रहे होते हैं। तो तमाम असीम जो संभावना एक शिक्षक में होते हैं वो आपके बीच हैं, और आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आने वाला सत्र आज आपका होने वाला है। तो मैं बड़े ही आदर भाव के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी को, आए और आप आगे की कमान आप सब। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमा श्रिता हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी श्री अमपाल जी, श्री पवार जी, गोदियाल मैम और उनके ऑफिस के अन्य समस्त उनके साथ काम करने वाले, यहाँ पर मेरे विभाग के सभी शिक्षक साथी एवं सभी मैं, इस मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। अजीत प्रेम जी फाउंडेशन बहुत समय से आप इससे जुड़े हुए हैं, और ये वो शख्सियत हैं अजीत प्रेम जी जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना एक बहुत बड़ा बजट दिया है। अपनी आय का 1/4 से भी ऊपर हिस्सा उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को दिया है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, अच्छे निकले बच्चे, टीचर्स भी इनोवेटिव हों, जिससे आगे की फसल अच्छी हो, इसके लिए उनका निरंतर काम चल रहा है। ये बात सर्वविदित है, सर्वसत्य है। यदि फाउंडेशन अच्छी हो गई तो उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग की कल्पना की जा सकती है। तो मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अजीत प्रेम जी को और उनके इस फाउंडेशन को। अभी जोशी जी ने कहा, मैथ्स के बारे में कहा, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात, मेहनत की बात जब होती है तो इस विषय के लिए होती है, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है कि ये विषय अपने आप में कठिन विषय है। जबकि मेरा मानना, या जो लोग मैथ्स के क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं, उनका मानना है कि ये विषय कदापि भी कठिन नहीं है। मैं श्रीमद् भागवत के एक उद्धरण आप सबके सामने रखना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ होता है तो पहले उसकी महिमा बताई जाती है, और महिमा में बहुत से श्लोक व्यास गद्दी से व्यास ही बताते हैं, और वो महिमा इसलिए बताई जाती है कि लोग सुने। जब महिमा मालूम होगी तभी उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे, जुड़ेंगे। तो मैं मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत कोई बड़ा जानकार या कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। एक मैथ्स का स्टूडेंट होने के नाते मैथमेटिक्स विषय को लगातार कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी बात हुई थी अमपाल जी से, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स में कुछ बात करेंगे। तो मुझे लगा कि मैथ्स में जो डिफरेंट ब्रांचेज पढ़ाई जाती हैं,
आज के समय में 120 से ऊपर मैथ्स की ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचेज का बहुत यूज है लाइफ में। तो मैं थोड़ा थोड़ा जिन ब्रांचेज को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, हल्का फुल्का टच किया है, तो कुछ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अभी एनसीएफ की बात जोशी जी ने यहाँ पर की। एनसीएफ निर्माण के लिए डाइट, प्रत्येक डाइट को दायित्व दिए गए थे, उनकी भी टीम बनी हुई थी। तो जिला टीवी से डिस्ट्रिक्ट कैरिकुलम फ्रेमवर्क में मुझे भी उसमें एक सदस्य के रूप में रखा गया था और मैंने वहाँ पर जो लिखा, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में प्रत्येक बुक में फ्रॉम बिगिनिंग टू अपर क्लासेस वहाँ पर रीजनिंग को शामिल करना बहुत जरूरी है, तर्क शक्ति को शामिल करना बहुत जरूरी है। आज कंपटीशन का आप देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर हो, समूह गौ का सेक्टर हो, और अपने विद्यालयों में कक्षा 8 की जो NMMSS परीक्षा होती है उसमें एक पेपर मैथ का होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 नंबर का। यदि बच्चे का ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे जाकर के कंपटीशन में उसको बहुत मदद मिलने वाली है। होता ये है कि बच्चा अपना एकेडमिक करता है और एट ए टाइम जब कंपटीशन की ओर जाता है तो उसको लगता है कि मुझे रीजनिंग भी करना है। एक राय मैंने दी थी वहाँ पर कि रीजनिंग को भी शामिल किया जाए मैथ्स की प्रत्येक बुक में, चाहे फर्स्ट के, चाहे सेकंड के, चाहे ऊपर क्लासेस के। क्यों मैंने ऐसा कहा होगा, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, और मेरा परम विश्वास है कि मैथ्स तर्क शक्ति में बहुत मददगार होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि गणित से ही तर्क का जन्म हुआ है। जैसे माना मैं कहूं, एक हॉल में 2 लोग हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं, कितनी बार मिलेंगे? स्वाभाविक है, एक बार हाथ मिलेगा। यदि वहां 3 लोग हैं, पेपर में प्रश्न आया कि हॉल में 3 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो बच्चा फटाफट ABC बनाएगा, ABC मिलाएगा, BCC मिलाएगा, ACC मिलाएगा, 3 बार मिलेंगे। यदि 4 लोग हैं तो कितने बार मिलेंगे? 6 बार हाथ मिलेंगे। यदि 5 लोग हैं तो कितनी बार मिलेंगे? 10 बार मिलेंगे। यहां तक तो ठीक है कहानी, पर यदि पेपर में प्रश्न आ गया कि उस हॉल में 50 लोग हैं, कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो वहां पर बच्चे के लिए कैलकुलेशन करना बहुत टफ पड़ जाता है। यदि मैथ्स की हेल्प नहीं लेगा तो वहां पर इस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ बैकग्राउंड का है, चाहे मैथ्स विषय नहीं भी हो, पर अतिरिक्त जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके, संचय का प्रयोग करके, जो मैथ्स का एक अहम पार्ट भी है, तो 50C2 करके 50 लोग हैं, 50 गुणा 49/2 और कैलकुलेशन आ गई 1225 बार उस कमरे में हाथ मिलने वाले। दूसरा उदाहरण यहां पर रखना चाहूंगा, मोबाइल सिस्टम जो है, मैं बच्चों को पढ़ाते समय कहता हूं कि भाई आपके जो मोबाइल हैं या आप जो फोन करते हैं, किन किन अंकों का प्रयोग होता है? 0 से 9 तक तो है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से तो सब बने हुए हैं मोबाइल नंबर। 10 अंकीय मोबाइल नंबर इन्हीं से तो बने हुए हैं। तो यदि ये कहा जाए कि एक मोबाइल नंबर में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी, अलग अलग कंडीशन में रख रहा हूं, मोबाइल नंबर ऐसे बनाने हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 5858, 2 बार 5 का रिपीटिशन है, 2 बार 8 का रिपीटिशन है, 11 का रिपीटिशन भी 2 बार। ये कंडीशन नहीं करनी है, एक मोबाइल नंबर में एक ही अंक, मतलब अंकों का रिपीटिशन नहीं होना है। तो कुल जो मोबाइल नंबर बनेंगे ही मोबाइल नंबर बनेंगे, वो दुनिया के लिए पर्याप्त नहीं। अब उसके एक सीढ़ी आगे चलते हैं कि अंकों का रिपीटिशन यदि अलाउड कर दें, कहने पर तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर कह रहा हूं,
अंकों का रिपीटिशन यदि अलाउ कर दें तो कुल मोबाइल नंबर जो बनेंगे 10 अंकीय 9 अरब मोबाइल नंबर जनरेट होते हैं। विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब के आसपास है। अभी भी 1 अरब इन्हीं 10 अंकों से 1 अरब मोबाइल नंबर और बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जनसंख्या विश्व की यदि 100 करोड़ और बढ़ जाए तो मोबाइल नंबर कम नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण पे और आता हूं। बच्चों को बचपन से ही जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं, ऑपरेशंस। 1 धन 2 कितना 3, 1 धन 2 धन 3 कितना 6, 1 धन 2 धन 3 धन 4 कितना 10। यदि प्रश्न आ गया उसके पास कि 1 से 100 तक को जोड़ करके बताइए, प्रतियोगी परीक्षा में होता यही है। 1 मिनट का प्रश्न है, उस 1 मिनट में आपने आंसर भी देना है, वो हमारा सीट पेपर नहीं है। इतने कम समय में 1 से लेकर के 100 तक 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 जोड़िए और उत्तर बताइए इसका। अब कितना टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चा उसको छोड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि जोड़ जानता है, इससे उसका टाइम बहुत गिर हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ाया जाता है। 1 + 2 + 3 इस टाइप की संख्या 100 तक जोड़ना हो तो n+1/2 से 100 × 1 100/2 तो 5050 सीधे से जोड़ है। बहुत सिंपल। इस प्रकार से रीजनिंग में ये मैथ्स जो है बड़ी काम की है। एक उदाहरण और रखना चाहूंगा, एक पहेली के रूप में है कि एक एग सेलर, कोई अंडे का विक्रेता, वो गली गली में घूम रहा है अपने अंडे बेचने के लिए। उधर उसको गली में एक आलसी आदमी मिलता है। उस आदमी ने उसको कहा कि ये तुम मेरे पास आओ और यहीं पर देखेंगे कि तुम्हारे पास है क्या। उन्होंने कहा भाई नहीं, वहाँ पर तो नहीं आऊँगा, यहीं आ जाओ। उनके आपस में बहस हो गई और जो आलसी आदमी था वो एकदम खड़ा हुआ, उसने जो उस व्यक्ति की बास्केट थी वो गिरा दी, अंडे सारे फूट गए और वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया। पंचायत हुई, पंचायत में पूछा गया कि अंडे कितने थे। उसने पहेली के रूप में जवाब दिया। उन्होंने कहा 2-2 गिनेंगे तो 1 बचेगा। बचपन की मुझे याद आ रही है, जब हम आम इकट्ठे करने जाते थे तो चौक बनाते, चौक 4-4 के ढेरे इस टाइप से। तो ये इसी रूप में कहा गया है कि 2-2 करके गिनोगे 1 बचेगा, 3-3 करके गिनोगे तो 2 बचेंगे, 4-4 करके ढेरे बनाओगे तो 3 बचेंगे, 5-5 करके ढेरे बनाओगे तो 4 बचेंगे, 6-6 करके ढेरे बनाएंगे तो 5 बचेंगे, और 7-7 करके ढेरे बनाएंगे तो कोई अंडा शेष नहीं बचेगा। मेरी जो बास्केट है इसमें अधिकतम 150 अंडे आ सकते हैं। तो पंचायत वालों आप ही बताओ कि मेरी बास्केट में कितने अंडे हैं। अब जो भी हुआ होगा तो आंसर आता है 119। 119 वो संख्या है, 2 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा, 3 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा, 4 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। इस रूप में ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसको हम वैसे बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं। डिवीजन लेमा के रूप में है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में ही पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पर ट्रायल एंड एरर, भूल और सुधार की विधि से भी हम रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। अब बात यह है कि मैथ्स के, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है रीजनिंग मैथ्स में शामिल करना। दूसरी पर मैं आता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने की क्षमता है। एक उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण से अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करूंगा। अब क्या है, शहरों में जगह जगह वेडिंग पॉइंट खुल गए हैं, आसपास रिहायशी लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ पार्टियां चल रही, कोई बर्थडे चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो बड़ा शोरगुल, आसपास के बच्चे परेशान, पढ़ें कैसे, ये चल रहा है डेली। मेरा उन बच्चों को राय है कि जब ज्यादा वो हल्ला होने लग जाए आप मैथ्स की बुक निकालो। इस मैथ्स के अंदर ऑटोमेटिक ऐसी पावर है
जैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ना कि चुंबक को जहां भी रखो वो लोहे को आकर्षित करेगा। तो इसके अंदर वो पावर है कि कंसंट्रेशन आपका स्वतः ही बन जाए। भास्कराचार्य हुए, भास्कराचार्य द्वितीय, उनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। उन्होंने गणित पर कई किताब लिखी, सिद्धांत कौमुदी से लेकर के बुक्स लिखी। एक किताब को फाइनल कर रहे थे, एक किताब को अपना लिख रहे थे, और उनकी बेटी उनके लिए दूध लेकर आई। एक उनका बेटा था लोक समंदर और एक बेटी थी लीलावती। दूध लेकर आए कि पिताजी दूध पी लीजिए। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ बेटा, इंतजार करो, किताब फाइनल हो रही है। और ऐसा होता भी है कि जब किसी काम को हम लास्ट एंड करते हैं तो जब तक वो हुआ नहीं, आज निपटाना है, चाहे जितना समय लग जाए, निश्चित ज्यादा समय ही लगता है। ऐसा ही हुआ, कई घंटे हो गए किताब फाइनल करते करते। लास्ट में जब उन्होंने सिग्नेचर किया, बेटी को बगल में खड़ा देखा, अरे तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? पापा आपके लिए दूध लेकर आए थे और 4 घंटे हो गए, आपने कहा था बेटी यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी दूध पी लूंगा। बेटी की इस बात से इतने प्रसन्न हुए, उनको टॉपिक नहीं मिल रहा था उस किताब पे कि इसका नाम मुझे क्या लिखना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी के नाम से लीलावती नाम से वो पुस्तक लिख दी। बेटी ने कहा पापा आपने एक चीज देखा? बल क्या? आगे से एक बारात जा रही थी, देखा आपने दूल्हा कितना बड़े सजा हुआ था। अमूमन होता है कि जब बारात जाते तो दूल्हे को लोग देखते हैं, जो वापस आते थे फिर सारा फोकस दुल्हन की ओर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बारात तो मैंने नहीं देखी। कौन सी बारात? अरे पापा बारात गई भाई, इतने ढोल नगाड़े बैंड बाजे बज रहे, आपने सुना नहीं? तो मैथमेटिक्स के अंदर उससे एक प्रूफ ये होता है कि इसके अंदर ध्यानाकर्षण, ध्यान को आकर्षित करने की बहुत अधिक क्षमता है। तो 2 बातों पे मैं आ गया। अब मैथ्स का जो डिफरेंट टाइप की बातें कहेंगे, अंक गणित, अंकों की गणित, प्राइमरी लेवल से लेकर के ये एमएससी तक पीछा नहीं छोड़ता, बस मूर्त से लेकर के अमूर्त की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस आती जाएंगी, अमूर्तता, दिमाग के अंदर ही बनाओ फिगर। अब चित्र नहीं मिलेंगे। छोटा बच्चा चित्र से पढ़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनकी समझ में ज्यादा आता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अब चित्र नहीं, अब अपने दिमाग के अंदर फिगर होगा। तो मैथ्स में अंक गणित, जब आप ये अंदाज लगाइए कि जब दुनिया में अंकों का ज्ञान नहीं था, गिनती गिनने का ज्ञान नहीं था, तो लोग कैसे गिनते रहे होंगे? एक बड़ा प्रश्न है। वो अपना काम कैसे चलाते रहे होंगे? आज मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं कहां कहां तक गिना जा रहा है। तो उस समय क्या होता होगा? और उस समय के जो पशुपालन लोग करते थे, उसमें जैसे सेफर हो गए, गडरिया, बहुत अधिक मात्रा में भेड़ें होती थी, बकरियां होती थी। जंगल जब ले जाना था, उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ था। वो क्या करते थे? पेबल्स, मतलब मुलायम टाइप के पत्थर या लकड़ी के मुलायम टुकड़े उन्होंने इकट्ठे किए रहते थे। जब घर के बाड़े से एक भेड़ निकाले तो उसके बदले का एक मुलायम पत्थर अपने बैग में डाले, अपने झोले में डाले, फिर दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। जितने निकले उनके नाम के एक एक पत्थर उनके झोले में आए। जब वापसी होती थी, घर वापसी होती थी, तो जैसे एक भाग अंदर जाएगा उसके नाम का एक पत्थर छोड़ दिया। इस टाइप से उनका गिनती गिनने का काम चलता था। यदि झोला पूरा खाली हो गया है तो इसका मतलब जितनी भेड़ें गई चरने उतनी ही लौट आई। धीरे धीरे इस पर काम हुआ आगे जाकर के, और गिनती गिनने की संख्या अस्तित्व में आई। अब जैसे नया बच्चा होता है, अब उसके नामकरण की तैयारी, इसका नाम क्या होना चाहिए? जतो नाम ततो गुण, तमाम प्रकार की किताबें पूछते हैं लोग, क्या अच्छा से अच्छा नाम रखें। बात ये आएगी कि भाई ये संख्याएं जो हैं इनका अब नामकरण क्या होगा।
कैसे इसका नाम रखेंगे इन संख्याओं का? तो कुछ घटनाओं को ऑब्जर्व किया गया। एक छोटा बच्चा है 7-8 महीने का, एक प्लेट में 2 लड्डू और एक प्लेट में 10 लड्डू। 7-8 महीने का है, 6-7-8 महीने का है, उसको गिनती नहीं आती। और दोनों प्लेट यदि उसके सामने ले जाएंगे कि लो बेटा या लो बिटिया, तो स्वाभाविक रूप से वो अधिक की ओर झुकाता है। दूसरा बिहेवियर बर्ड्स का। चिड़िया घोंसला बनाती है, उसमें अपने अंडे देती हैं। एक घोंसले में किसी चिड़िया की 4 बच्चे हैं, 4 अंडे। चिड़िया जब दाना लेने गई तो वहां से 2 अंडे किसी ने निकाले। कुछ स्टडी हो गई। अब 2 अंडे जब निकल गए, चिड़िया वापस आती है, घोंसले को देखती है, उसको ये लगता है कि मेरा घोंसला नहीं है। फिर चूं 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 करके फिर इधर उधर पेड़ पे दौड़ते, फिर लौटते वहीं पर, आते वहीं पर, क्योंकि पक्षियों की मेमोरी पावर कम नहीं होती। वाई डू बर्ड्स माइग्रेट? पक्षियां प्रवास क्यों करती हैं? हमने पढ़ा बचपन में, प्रश्न आता था। तो जब किसी दूसरे देश से पक्षियां दूसरे देश में जाती हैं तो उनके जो सीनियर हैं वो आगे रहते हैं, और जब वापसी होती है तो जूनियर आगे हो जाता है और सीनियर हो जाते हैं पीछे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार जाने में ही पक्षियों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनका टेप हो जाता है सबके रास्ता कौन सा है। तो फिर इस चिड़िया को क्या हो गया, इस घोंसले में क्यों नहीं बैठ रही? तो वो आज कल परसों कई दिन तक घूमती रहेगी, फिरती रहेगी, चूं चूं करती रहेगी, कहूं तो रोती रहेगी, अंत में घोंसला छोड़कर ही चली जाएगी। पक्षी वैज्ञानिक इस राय पर पहुंचे कि निश्चित ही इस चिड़िया को गिनती गिनने का ज्ञान है। अब बोल नहीं पा रहे 1 2, वो चीज अलग है। तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं इसके अंदर गिनती गिनने का ज्ञान दिया हुआ है। एक तीसरा और उदाहरण रखूंगा। शेर के बच्चे हैं, मानो उनका रेस्क्यू करना है, तो उसको मालूम है कि बच्चे कितने हैं। एक उठा के ले जाएगा, सही जगह रखेगा, दूसरे के लिए आएगा, तीसरे के लिए आएगा। इसका मतलब पक्षियों में, जानवरों में, छोटे बच्चों में भी कुछ ना कुछ आंतरिक रूप से ऐसे कुछ गुण मौजूद हैं कि उनको गिनती गिनना वो जानते हैं अंदर से। तब जाकर के इन संख्याओं को लिखा गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि इनका ज्ञान व्यक्ति को नेचर से प्राप्त हुआ है, इसलिए संख्याएं नेचुरल नंबर हो गई। इसके बाद कंसेप्ट आया, 3 टॉपिक थी, बच्चे ने तीनों खादी, कितनी बची? अब खूब शुरू हुई। आर्यभट्ट से लेकर के ब्रह्मगुप्त तक भारत में इसको बड़ा एक इतिहास है। तो शून्य का कंसेप्ट आया, पूर्ण संख्याओं का कंसेप्ट आया। बरसात के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग घरों में एक टैंक बना देते हैं। अब टैंक काफी गहरा होगा, 8-10 सीढ़ी होंगे, माना 10 सीढ़ी वाला है। बरसात के टाइम पर 7 सीढ़ी तक टैंक भर गया। उसके बाद अब 7 सीढ़ी तक भर गया तो उसको माना गया 0 लेवल, क्योंकि 0 अपने आप में सापेक्ष है ही। इसके आगे या पीछे जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं वो 0 पोजीशन होती है। तो टैंक की जो पोजीशन माना 7 सीढ़ी तक पानी था तो उसका 0 लेवल हो गया। जैसे ही वहां से पानी को यूज किया जाएगा, सीढ़ी दर सीढ़ी पानी नीचे जाता जाएगा। 1 सीढ़ी नीचे चला गया तो -1 हो गया, 2 सीढ़ी नीचे गया तो -2 हो गया। तो नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट सामने आया। 0 से लेकर के 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव -इन्फिनिटी। ऋण अनंत से लेकर के धन अनंत तक। जैसे भगवान को कहते हैं कि बड़ा सरल भी है, कुछ लोगों ने पाया भी है, परंतु लगता है कि कहाँ कैसे पहुंचे, अगम्य है, अगोचर है। वैसे इसका हिसाब भी है बड़ा सरल, परंतु विस्तार है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक।
न तो कोई प्लस अनंत जानता है न माइनस अनंत जानता है। तो ये पूर्णांक संख्याओं का बात कंसेप्ट समझ में आता है। उसके बाद एक सेब है, उसके दो हिस्से हैं। हिंदी वालों ने कहा आधा, इंग्लिश वालों ने कहा हाफ, गणित वालों ने क्या कहा 1/2। तो परिमेय संख्याओं का कंसेप्ट आगे आया। अब मैं और आगे चलता हूं। 1 मीटर तार है, लोहे का तार है, 1 मीटर तार, उससे साइकिल बनाई। साइकिल बनाई तो ये क्या बन गया, साइकिल की ये रिंग जो होता है, बचपन में हम इसी को साइकिल समझ करके चलाते थे। तो ये रिंग जो है एक परिधि है, उसकी परिधि 1 मीटर था, मोड़ दिया, अब परिधि बन गई 1 मीटर। पर यदि हम एग्जैक्ट इसका व्यास नापना चाहेंगे तो नहीं नाप सकते। एग्जैक्ट इसका व्यास लिखा जाएगा तो अप्रोक्सीमेट में लिखा जाएगा, लगभग, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा लगभग। केमिस्ट्री में एक वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसमें है कि कोई परमाणु है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, वो उसका नाभिक बन गया, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाइजेनबर्ग ने कोशिश की किसी समय पर मैं इसकी पोजीशन देखूं और साथ साथ इसका मोमेंटम भी मापूं, वेलोसिटी से रिलेटेड है, इसका वेग का भी मालूम हो जाए और इसकी स्थिति का भी मालूम हो जाए। पर उन्होंने सिद्धांत दिया एक समय पर एक ही स्थिति एग्जैक्ट नापी जा सकती है। यदि हम जान गए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो हम इसका वेग या संवेग नहीं जान सकते, पर यदि हमने इलेक्ट्रॉन का किसी स्थिति में उसका संवेग जान लिया तो उसकी स्थिति नहीं जानी जा सकती। ऐसे ही है यहां पर भी, यदि परिधि का मालूम चल गया, व्यास एक्यूरेट नहीं निकलेगा। दूसरी बात कहता हूं, बच्चे से कहा बेटा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ, खट से उसने वृत्त घुमाया, व्यास कितना हो गया बेटा 10 हो गया। अब इसकी परिधि बताओ, ठीक ठीक, बात फिर घूम के आती है, व्यास का मालूम है परंतु परिधि अब एक्यूरेट नहीं निकलेगी, एक समय पर एक ही चीज निकलेगी। तो परिधि और व्यास का जो अनुपात कहा गया उसी का नाम कहा गया पाई, वही पाई का कंसेप्ट है। और पाई का मान आर्यभट्ट ने 3.1416 किया। रामानुजन ने बीजगणितीय परिमेयों का प्रयोग करके पाई का मान लाखों स्थानों पर निकाला। और आज जबकि कंप्यूटर का युग है तो ट्रिलियन प्लेस तक पाई का मान निकाला और वो खत्म नहीं होने वाला। एक बात और कहता हूं, एक संपूर्ण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका बेस 1 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसका जो कर्ण बनता है ये एक बेस हो गया, ये आधार हो गया, ये उसकी ऊंचाई होगी, संपूर्ण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर 90 अंश का कोण है, उसका कर्ण बन गया, कर्ण की लंबाई है वर्गमूल 2। साफ दिख रहा है, ज्योमेट्री कह रही है कि ये है कर्ण, इस संपूर्ण त्रिभुज का ये कर्ण है। आप इसको नहीं माप पाएंगे क्योंकि ये बन गया वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 अपने आप में अपरिमेय संख्या है, इसके जितनी बार वर्गमूल करोगे मान आगे बढ़ता ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा। और ज्योमेट्री स्पष्ट कह रही कि ये नाप सको तो नाप। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्याएं बन गई। वास्तविक इसलिए कहा गया कि 1 2 3 भी दिख रहा है, 1/2 भी दिख रहा है, वर्गमूल 2 भी दिख रहा है, ये पाई भी दिख रहा है, ये है वो सर्किल और ये है उसका व्यास। अब पाई कितना एक्यूरेट नहीं निकाल सकते और ज्योमेट्री आपको साफ बता रही कि है ही। तो ये कंसेप्ट जो है नंबर सिस्टम का है। अब चलते हैं थोड़ा इसकी दूसरी विधा जो है। बचपन में हम ये जानते थे कि गणित के 3 ही भाग हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। आज छोटी क्लास में भी गणित के कई भाग आ गए। तो बीजगणित में
बच्चे को हम बोलते हैं, जब उसको इक्वेशन आदि पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा, दूसरे बच्चे को उठा करके कि इसकी जेब में भाई कुछ टॉफी है, अब जरा बताओ तो कितनी होंगी। अब अंदाज लगा रहा है, कोई कह रहा है 5 है, कोई कह रहा है 4 है, कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 8 है, कोई कह रहा है इसकी तो जेब ही नहीं है, जेब ही फूटी है, तो टॉफियाँ कहाँ से होंगी। मैडम ने पूछा मुझे तो बता दे, उसने कहा नहीं बताऊंगा, पर मैडम ने कहा चल मेरी एक शर्त है, ठीक है तो सीधा मत बता, पर मेरे प्रश्न को उत्तर देकर तो बताएगा। तैयार हो गया वो। मैडम ने उससे कहा कि तुम्हारी जेब में जितनी टॉफियां हैं लो, 4 टॉफी तुम्हें मेरी ओर से, अब बताओ कितनी हो गई। फट से बोल गया 10। बाकी बच्चे चिल्लाए हाँ 6 टॉफियां इसकी जेब में। तो एक समीकरण बन गई, x + 4 = 10। समीकरण का हल। मैथमेटिक्स में दुनिया में समस्याएं अनंत हैं, और उनके जो हल हैं वो भी संभव हैं। तो गणित में हल की भी बात होती है, समस्या है उसका समाधान। एक उदाहरण और देना चाहूंगा इसी समीकरणों पर। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब जिसके 2 घात है। चर में चर x y z को हम चर कहते हैं। चर मतलब जिसका मान मालूम नहीं होता, करना पड़ता है मालूम कि है कितना। तो एक द्विघात समीकरण मतलब चर की घात 2। तो y = x² + bx + c एक द्विघात समीकरण है, जिसमें x की 2 घात है, y की घात है, 2 चर है इसमें। एक्चुअली मैं ये समीकरण क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब इसको ट्रेस किया जाता है, जब इसको ग्राफ पर उतारा जाता है, तो इसका शेप पता कैसे बनता है। इसका शेप बनता है पैराबोला, परवलयाकार शेप बनता है। जैसे परवलयाकार शेप, इस टाइप का शेप हो, जैसे मेरा हथेली का आकार है, इस टाइप का बने। और आज हर किसी छत में डिश एंटीना लगा हुआ है, उसका शेप क्या है, परवलयाकार शेप है उसका। क्या विशेषता है इस परवलय की कि इसके ऊपर जो भी किरणें आएंगी, चाहे सूर्य की किरणें होंगी। मैं एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था, उस सूर्य की किरणों में खाना बना रहे हैं, किससे, इस डिश एंटीना की मदद से। यहां से सूर्य की किरणें आ रही हैं, पैरेलल आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल आते हैं, इसके ऊपर गिरने के बाद फोकस हो जाते हैं एक बिंदु पर, जहां पर रिसीवर लगाते हैं। ठीक, वहां पर क्या रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, तो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा वहां फोकस करता है, और वहां खिचड़ी आदि आराम से बना लेते हैं। जितनी तेज धूप उतना जल्दी खाना बने। तो ये अलजेब्रा है, ये बीजगणित है। इसकी नेक्स्ट ब्रांच ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जैसे मैं भी कह रहा था, ज्योमेट्री आकार से हमने अपने घर में पाठ पूजा हम अक्सर कराते हैं। आपने देखा होगा यज्ञ वेदी बनता है, चौकी के ऊपर उन रचनाओं को कभी हम ध्यान से देखेंगे, कहीं पर वृत्त बना हुआ है, तो कहीं पर सरल रेखा है, कहीं पर त्रिभुज बना हुआ है, कहीं पर आयत बना हुआ है। ये सारी जो फिगर हैं, इनका कुछ न कुछ मतलब तो होगा। मैं श्री यंत्र की बात करता हूं। अथर्ववेद में श्री यंत्र का जिक्र है। ये श्री यंत्र क्या है, गणित के अब अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग दृष्टि है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है, पर विद्वान जन उसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो श्रेयंत्र का अलग अलग महत्व है, पर गणित के हिसाब से क्या है, उस श्रेयंत्र जो बना हुआ है 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें 9 समुद्रबाहु त्रिभुजों से वो बना हुआ है। और वो 9 समुद्रबाहु त्रिभुज ऐसे अरेंज किए गए हैं कि उनके अंदर छोटे छोटे 43 त्रिभुज होते हैं। तो ये है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम उधर मेंसुरेशन भी पढ़ते हैं, उधर हम आयतन की बात करते हैं, उधर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसी बर्तन के अंदर कितना पानी आएगा वो आयतन का प्रश्न है। कोई बर्तन बना रहे हैं, कितना टिन लगेगी, कितनी इस पे चादर लगेगी, वो वक्र पृष्ठ से रिलेटेड प्रश्न है। 1 लीटर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी कोई बर्तन है, उसकी धारिता, उसके अंदर जो पानी आएगा
1 लीटर पानी। यदि हम ऐसा टैंक बनाना चाहते हैं स्कूल में या कहीं और कि 1000 लीटर का टैंक बना दो, घन के आकार में बना दो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टैंक यदि है, उसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा। आंतरिक कह रहा हूं मैं, आंतरिक डायमेंशंस, अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री से एक आगे कदम और आगे बढ़ेंगे तो एनालिटिक ज्योमेट्री की बात आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है। डेकार्त एक मैथमेटिशियन हुए, उनकी थोड़ा ऐसी आदत थी, वो लेट उठा करते थे सुबह, मतलब जगह तो रहते थे पर बिस्तर पर ही थोड़ा पड़े रहते। अब क्या हुआ, ऐसी उनकी नजर छत पर थी तो एक चींटी को उन्होंने उस पर चलते हुए देखा। अब चींटी देखी तो उनके दिमाग में स्ट्राइक की कि इस चींटी की कोई मुझे पूछे, मैं गणित वाला हूं, कोई मुझे पूछे कि एग्जैक्ट ये कहां पर है, इसकी स्थिति एग्जैक्ट क्या होगी, ठीक ठीक इस स्थिति। जैसे मैं कहूंगा, माना रात की बात है, लाइट जल रही है, एट ए टाइम लाइट चलेगी और घर में टॉर्च कहाँ रखा है, माचिस कहाँ रखी है, कुछ पता नहीं, सब खोजने लगते हैं यहाँ। उसी समय यदि कोई बता दे कि माचिस जहां पर पूजा घर है वहां पर एक प्लेट होगी, उसके ऊपर माचिस रखे हुए, तो आदमी जाएगा लेकर। ऐसे ही उसके दिमाग में हुआ, उस गणितज्ञ के दिमाग में इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो, तब जाकर के निर्देशांक ज्यामिति अस्तित्व में आए। अब इसका क्या यूज है, इसका प्रयोग ये है, अभी तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी जरा निकाल के देखो बच्चों, यहां से यहां तक फीता ला रहे हैं, स्केल से नाप रहे हैं। नहीं, एनालिटिक ज्योमेट्री में सूत्र की मदद से आप दो बिंदुओं की दूरी निकाल लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कई रूप में हम पढ़ते हैं ज्यामिति में। यहां पर सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल सब निकल जाता है, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये हमारे जीवन में काम आती है। तो द्विविमीय, दो बिना मतलब लंबाई और चौड़ाई, किसी तल में, जैसे तल है, जैसे ब्लैक बोर्ड का तल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, केवल दो चीजें इसमें, लंबाई और चौड़ाई। यदि मैं यहां पर कहूंगा कि जरा एक वृत्त बना दो, तो वृत्त जब बनेगा तो प्रत्येक उसको यही कहेगी कि वृत्त है। पर यदि मैं कहूंगा कि जरा एक फुटबॉल बना लो इसमें, तो वो बच्चा जब बनाएगा उसको, या हम बनाते हैं तो हम भी वृत्त ही बनाते हैं और कहते हैं कि बोलो ये फुटबॉल है, जबकि फुटबॉल तो हवा में है। तो तीसरी बीमारी, फिर कंसेप्ट में तीसरी बीमारी आई, लंबाई, चौड़ाई और तीसरी चीज क्या, ऊंचाई। जैसे कोई बल्ब लटक रहा है, ऐसे छत से बल्ब लटक रहा है, इस बल्ब की स्थिति क्या होगी, तो कहीं पर हम जीरो पोजीशन मानेंगे, यहां से इधर आएंगे, फिर ऐसे इसके नीचे आए और फिर ऊपर उठे। तो तीन बीमारी। उससे जब ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय कोई वस्तु हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट त्रिविमीय बनता है तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होती है। जिन बच्चों का लक्ष्य, जिन बच्चों को अपने लक्ष्य के बारे में थ्री डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि निश्चित इस टेस्ट में पास होने वाला है। अदरवाइज टू विमीय भी होगा, टू डायमेंशनल भी होगा, तो कुछ कह नहीं सकते। आपने, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान, वो एक ऐसे राजा थे, बहुत वीर राजा थे। उनके दरबारी कवि चंद्रगुप्त, मोहम्मद घुरी के साथ तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, तो जितनी बार युद्ध हुए मोहम्मद घुरी हारते गए। अब दिल हमारा भारतीयों का ऐसा है कि छोड़, चलो सुधर जाएगा, मान, और माना। अंत में अंदर से ही चंद्रबरदाई, अंदर से ही जयचंद नाम व्यक्ति ने भीतर घात किया। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ
दरबार में लाए गए लोहे की सलाखों से आंख को भेद दिया गया कि जिन आंखों से ये टारगेट लगाता है, यदि इसकी आंखें नहीं रहेंगी तो फिर कैसे लगाएगा। आंखें फोड़ दी गई। रोज दरबार में लाते थे, रोज अपमान करते थे, बोलो तुम गुलाम हो कि नहीं हो। वो कहते थे कि नहीं, मैं राजा हूं। इतना स्वाभिमान। अब मोहम्मद गोरी को लगा कि अब तो ये अंधा है, क्या धनुष तीर चलाएगा, क्या लक्ष्य भेदेगा। जैसे इसी बीच में महाभारत की भी बात ले आता हूं। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण से कहा कि आप हर समय अर्जुन 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 ही करते रहते हैं, और हम लोगों की भी ये आदत है स्कूल में कि जो पढ़ने में होशियार ज्यादा हम उसी को बुलाते हैं, उसी को पूछते हैं। ऐसे ही वहां भी था। गुरु का प्रेम शिष्य पर ज्यादा, इतना अपने बच्चे पर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेटा चलो एक परीक्षा ले लें आज। एक पेड़ पर एक पक्षी रखी और सबको कहा कि मौका सबको मिलेगा, अर्जुन को सबसे लास्ट मिलेगा। आप इस पक्षी की आंख को भेजा। तो जब एक एक करके आए तो गुरु पूछते रहे कि आपको क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके चरण दिख रहे हैं, सारा पेड़ दिख रहा, आसमान दिख रहा है। उन्होंने कहा ठीक। ऐसे करते करते कोई भी ठीक से लक्ष्य के बारे में नहीं बता पाया। अर्जुन जब आए, उनसे पूछा गया बेटा क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा मुझे पक्षी दिख रही। उन्होंने कहा और कंसंट्रेट करिए, अब क्या दिख रहा है। पक्षी की आंख दिख रही है। और कंसंट्रेट करिए, क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा अब मुझे पक्षी की आंख दिखाई देने लग गई। उन्होंने कहा संधान करिए और लक्ष्य भेदन कर दिया। तो यही जो मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद गोरी के दरबार में जब ऐसी स्थिति आई तो मजाक उड़ा रहे थे कि क्या धनुष चलाओगे, मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां हो, क्या मुझे भेज सकते हो। चंद बरदाई से पूछा कि जरा लोकेशन बताओ कहां पर। ये 3D पिक्चर बना रहा हूं मैं, त्रिविमीय मैथ्स की भाषा से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो चंद बरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बता दे कि यहां से कितना दूर है, इधर कितना है, ऊपर कितना है। ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर दिमाग में बनाया अंधे व्यक्ति ने कि छाती दिखती थी। तो ये है कंसेप्ट 3 डायमेंशन का, त्रिविमीय का। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पिक्चर देखने जाते हैं, यदि 3D पिक्चर देखने को मिल जाए तो वो इतनी रियल होती है, शायद सभी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि तीसरी बीमारी उसमें साथ होती है। तो ज्योमेट्री का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना का यहाँ पर आपके सम्मुख बात रखी। अब इसके आगे और चलता हूं मैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आज दुनिया में वो देश सबसे मजबूत देश है जिसके यहाँ आंकड़े हैं। डाटा कलेक्शन जिस देश का सबसे ज्यादा है वो देश उतना स्ट्रॉन्ग माना गया है। अब डाटा कलेक्शन सेंसस होती है, जनगणना होती है, प्रत्येक 10 साल बाद होती है। कौन करते हैं? सारे शिक्षक लोग भी उस काम को करते हैं, डाटा कलेक्शन का काम। प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करके लाते हैं, उनको फिर एनालिसिस किया जाता है और फिर उनका प्रयोग द्वितीयक आंकड़े के रूप में होता है। सेंट्रल पॉइंट निकालने का प्रयास होता है कि ये डाटा बोलता है क्या है, ये आंकड़ा क्या बोल रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं उसी जनगणना के आंकड़े की चलती हैं। जैसे प्रधान जी गांव में आए, कोई व्यक्ति गांव में आता है और उस गांव के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो किसको मिलता है? वो कहते हैं प्रधान जी से मिला, क्योंकि प्रधान जी वो केंद्र बिंदु हैं जो बहुत कुछ जानकारी हमको बता देंगे। तो ऐसी आंकड़े का भी केंद्र बिंदु की बात है। मीन, मीडियन, मॉड। मीन माध्य कैसे निकलता है? जितने आंकड़े में जो संख्याएं हैं उनको जोड़ दो, उतने से भाग कर दो, निकल गया माध्य। ऐसे ही माध्यिका निकलती है
उसमें पदों की संख्या जान करके हम उसका मध्य बिंदु पर पहुंचते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, माध्य कहाँ कहाँ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आंकड़े का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, यदि उसका गलत एनालिसिस हो गया तो रिजल्ट फिर बहुत बुरा होने वाला है। तो जहां आंकड़ों में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन हो, निम्नतम और उच्चतम में बहुत अधिक अंतर हो, वहां माध्य नहीं निकालना चाहिए। एक गणित के जानकार व्यक्ति का उदाहरण देता हूं। वो व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने कहा यहीं से चल लेता हूं, मेरे पास आंकड़ा है कि इस नदी की गहराई क्या क्या है। कुछ जगह पर इतनी है, कुछ जगह पर इतनी है, कुछ जगह घुटनों तक है, कुछ सर के ऊपर भी है। उन्होंने उतनी ऊंचाई का, सब ऊंचाई को जोड़ करके माध्य ले लिया। तो उन्होंने कहा तो यहां तक आ रहा है। इसका जो माध्य हुआ, इस नदी की गहराई का जो मैंने माध्य लिया विभिन्न जगहों पे, कहां पर आ रहा है? ये तो मेरी छाती तक आ रहा है, यहां तो मैं डूब ही नहीं पाऊंगा। और वो चले गए नदी। अब चलते गए आगे, एक जगह नदी इतनी गहरी थी कि उनके सर के ऊपर था। माध्य पर उनको इतना विश्वास था कि मैं डूबूंगा नहीं, अब वहीं डूब। ये बुक में लिखा हुआ ये हुआ। तो माध्य हमेशा माध्य पर इतना विश्वास नहीं, किस आंकड़े का माध्य निकलना बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है। जब डाटा का एनालिसिस होता है, डाटा से हम रिजल्ट निकालते हैं। जैसे माना पॉपुलेशन स्टेट की देखनी है, डिफरेंट स्टेट की पॉपुलेशन देखनी है, तो हम वहाँ पर बार ग्राफ बनाते हैं, डंडे 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 करके, और वो किसी के सामने हमने रखा, वो सीधा बोल देंगे, चाहे उनको गणित के बारे में जानकारी भी नहीं है, वो जान जाएंगे कि इस राज्य की जनसंख्या सबसे बड़ी है। तो स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी का कितना बड़ा महत्व है। डाटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस और रिजल्ट पर पहुंचना। अब मैं इसी सांख्यिकी के अंदर प्रायिकता की बात करता हूं। एक गैम्बलर हुई, एक जुआरी हुई, सेविलियर डी मेरे, उनका नाम था सेविलियर डी मेरे। वो जुआ खेलते थे। जुआ किससे खेलते थे? पासे से। महाभारत में हमको मालूम है कि क्या हुआ था। पासे से खेलते थे, जैसे लूडो खेलते हैं, जो फेंकते हैं वो अपने अपने गणितीय भाषा में उसका नाम है पासा, डाई, इससे खेलते थे। अब उन्होंने अपने दिमाग में अंदाज लगाया, जैसे लूडो भी खेलते थे, जो उसको हिला उला के फेंकते हैं, तो क्या आना चाहिए? तो उन्होंने इस समय ये सोचा कि दूसरा रहा होगा, दूसरा गैम्बलर साथ में रहा होगा, उसको कहा कि भाई सुनो, एक से बड़ी संख्या आएगी, उसपे 1 2 3 4 5 6 तल हैं, एक पे 1 लिखा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 4 5 6। एक से बड़ी संख्या आएगी तो मैं जीत रहा हूं, और यदि एक से बड़ी नहीं आई तो आप जीत जाएंगे। अब उसको अंदाज था कि उस 6 में क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, इतनी संभावनाएं हैं जीतने की, तो मेरी है। जब उसको रैंडमली हिलाया गया, फेंका गया, पास हुआ गया 1। वो 5 संख्याओं में से कुछ नहीं आया 1, जबकि उसके आने की संभावना 1/6 थी। तो बड़ा व्यथित हो गया। उसने कहा ये सब क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है कि इसमें कुछ और है। तब वो ब्लेज पास्कल, फ्रांस के गणितज्ञ थे, उनसे उनकी मित्रता थी। उनके पास गए कि यार ये चक्कर क्या है, ये मेरी समझ में आया नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। तब ब्लेज पास्कल ने अपने एक मित्र दी फार्मा करके, फिजिक्स में बड़ा नाम है उनका, उनके साथ चर्चा करके, पत्र व्यवहार करके, गणित की जिस शाखा का जन्म हुआ वह शाखा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पास्कल ने प्रायिकता की व्याख्या बीजगणित के आधार पर करी, जबकि दी फार्मा ने वही बात कही संचय के माध्यम से। और आज जब सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है
तो आनुभविक प्रायिकता देखा जाता है कि जब पहले सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, यदि वो असफल हुआ था तो उस समय क्या कंडीशंस रही होंगी, ह्यूमिडिटी कितना रहा होगा, टेम्परेचर क्या रहा होगा, ये सब चीजें देख करके प्रायिकता का कंसेप्ट लेकर के सैटेलाइट लॉन्च होता है। अब मैं थोड़ा इसके और आगे बढ़ता हूं, मैं इसके एक ब्रांच और लेता हूं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, स्थिति विज्ञान, गणित विज्ञान, गति विज्ञान। इसको भौतिक विज्ञान वाले भी पढ़ते हैं, इसको गणित वाले भी पढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाकर के ये लाइन एकदम मिट जाते हैं कि कौन भौतिक विज्ञान और कौन गणित वाला, आगे जाकर के सब मिट जाता है। तो यूनान देश के एक राजा थे, दरबार लगा हुआ था, राजा अपने मुकुट की बहुत तारीफ कर रहे थे कि इतना चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ मुकुट किसी और राजा का है क्या। एक दरबारी बोल पड़ा कि ये मुकुट जो है ये नकली भी तो हो सकता है। इतना क्या बोलना था कि राजा का माथा ठन गया, उन्होंने कहा तुम कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज एक बार जरा इसका परीक्षण करवा लो, क्यों ना परीक्षण हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो राजा ने कहा कि कौन है, कौन कर सकता है, कौन है यहाँ वैज्ञानिक, कौन है यहाँ वो गणितज्ञ जो खोज सकता है। उन्होंने कहा आर्किमिडीज है साहब। भेजे गए वहां लोग, पकड़ करके बुला करके आर्किमिडीज को ले आए। सोचा पता नहीं क्या अपराध हो गया कि राजा को बड़ी खतरनाक हो करके, जो सबको स्थिति मालूम है। तो राजा ने कहा सुनो भाई, आपको मुंह मांगा इनाम देंगे, कल शाम 4 बजे तक आपको ये सिद्ध करना है कि मेरा मुकुट शुद्ध सोने का बना हुआ। नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, उस समय तुम झूठे फ्रॉड हो जाओगे। यदि नहीं निकाल पाओगे तो कल शाम 4 बजे बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब घर गए, मुंह लटका करके, मैं तो नहीं जानता, मैं तो जौहरी का काम नहीं जानता, मैं तो सोने को देखा भी नहीं है, कैसे परख पाऊंगा सोना शुद्ध है कि नहीं है। पत्नी से पूछा तुम जानती हो, पत्नी ने कहा गहने तो बहुत पहने पर शुद्ध है कि नहीं मैं नहीं जानता। अब क्या होगा, चेहरा लटका हुआ है, सारी किताबें खोली, इसमें ढूंढा उसमें ढूंढा, कुछ नहीं मिला। रात भर नींद नहीं आई, रात खुल गई, दूसरे दिन हो गया। बस अब किसका सिद्धांत दिमाग में यही कि अब हैंग होना है, फांसी पर मुझे लटकना है। तो फिर उनकी एक आदत थी कि वो दोपहर में जब नहाते थे तो टब में बैठकर नहाते थे। पत्नी उसमें पानी भर देती थी, वो उसमें घुस जाते थे और कुछ देर वहीं अपना करते थे, नहाना। तो उन्होंने कहा यार सुनो, आज तो मरना है, नहा जाता हूं, भर दो पानी। तो उस दिन चांस की बात है, इतना पानी उनकी पत्नी उस टब में कभी नहीं भरती थी, क्योंकि पूरा परिवार घबराया हुआ था। तो वो टब जो भरा गया अप टू द ब्रिम, उसके बिल्कुल ऊपर तक पानी भर दिया, लबालब जिसको कहते हैं, भर दिया। जैसे आर्किमिडीज उसके अंदर गए, स्वाभाविक है पानी निकलना था बाहर, क्योंकि भरा हुआ था वो। अब सोच तो रहा था आदमी, सोच तो रहा था, निकले वहां से बाहर, कूद करके भागे बाजार की ओर। यूरेका, यूरेका यूनान में यूरेका को कहते हैं, मिल गया। अब वो आगे आगे भागे, पत्नी उनके पीछे पीछे कि जरूर पागल हो गए, डर के मारे ये पागल हो गए हैं। बाजार इकट्ठा हो गया, पकड़ दिया उनको। भाई क्या बात है, उन्होंने कहा आज ऐसी ऐसी स्थिति है, इनको कुछ आया नहीं, बड़े गणितज्ञ बनते थे, वही इनके लिए आज समस्या होगी। पत्नी को 100% हो गई, पागल हो गई।
वैसे गणित वालों पर थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा एक भ्रांति है। तो पकड़ करके पति ले आई घर कि तुमको क्या हो गया है। राजा के यहां मैं जाऊंगी, विनती करूंगी, उनके चरण पकड़ लूंगी कि ऐसा मत करो। अरे उन्हीं का कुछ नहीं, तुमको बहुत पुरस्कार मिलने वाला है, मुझे वो सिद्धांत मिल गया। अरे उन्होंने कहा बताओ, तुमको क्यों बताऊंगा, वही बताऊंगा। दरबार चले गए वहां साहब, 4 बजे जाना था, 2 बजे चले गए। उन्होंने कहा, राजा ने कहा मिल गए सिद्धांत? उन्होंने कहा हाँ साहब, पर मुझे कुछ चीज चाहिए। राजा ने कहा सब कुछ मिलेगा, मुझे यदि आपके जहां आपका खजाना है वहां शुद्ध सोना है। राजा ने कहा क्यों नहीं, तो जितना वजन का आपका ये मुकुट है उतने वजन का जरा मुझे वहां से शुद्ध सोना दिला दीजिए, पर सोना होना चाहिए शुद्ध। जौहरी को बुलाया गया, जाओ सोने की पहचान करो और बताओ, और इनको इसके वजन के बराबर शुद्ध सोना दे दो। उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं जान पाऊंगा, जौहरी को बुलाइए और वह इस मुकुट को बनाएगा इस शुद्ध सोने से। इसी आकार प्रकार का मुकुट बनना चाहिए, कम ज्यादा उसका आयतन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, इतना ही इसकी मोटाई, इतने ही इसका स्पेस इस पे होना चाहिए जितना आपके जो मुकुट आपके पहना है उसमें होना चाहिए। ठीक है, जौहरी को राजा ने वही बोला कि यदि ऐसा ना बनाया तो फिर तुम्हारा नंबर है हैंग होने का। तो जौहरी ने कहा साहब पूरा ज्ञान लगा दूंगा। बन गया साहब मुकुट, खूब ऐसा ही मुकुट बन गया। अब आर्किमिडीज ने कहा कि 2 टब ले आओ, फुल भर के उनमें पानी। एक टब में पुराना वाला मुकुट डुबोया गया, जितना पानी निकला उसको इकट्ठा किया गया। दूसरे टब में वो जो नया मुकुट था उसको डाला गया, जितना पानी निकला वो भी इकट्ठा किया गया। दोनों पानी का वजन नापा गया, बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सही निकला, जरा सा भी कमी ज्यादा नहीं हुआ। तो आर्किमिडीज ने घोषणा कर दी कि आपका मुकुट शुद्ध सोने का बना है। तब उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। वो सब हमने बचपन से पढ़ा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उसके बाद प्लवन के नियम, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, कैसे वस्तुएं पानी में तैरती हैं, डूब जाती हैं, वो 3 नियम बने। यदि द्रव माना पानी और कोई वस्तु, यदि जिस वस्तु को हम तैराना चाहते हैं या जिस वस्तु का हम परीक्षण करना चाहते हैं, यदि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो डूबेगी नहीं, पहला सिद्धांत। यदि द्रव का घनत्व और उस वस्तु का घनत्व समान है तो वस्तु डूब कर तैरेगी, नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल सरफेस रहेगी, पूरे में डूब करके तैरती रहेगी। कई बार ऐसा अनुभव होने क्या होगा, नहाते समय जग जो है भर गया पर वो डूब नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर तैर रहा है। और तीसरी स्थिति है कि यदि वस्तु का घनत्व ज्यादा है, जिस द्रव में वो रखी हुई है उसका घनत्व कम है, तो वस्तु डूब जाती है। तो एक प्रश्न पहले भी हमसे पूछा जाता है कि कारण बताओ कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है और लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है। तो सारा खेल है घनत्व। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान का मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा। कितना यूज है। आज जो सबमरीन बनती हैं वो तो बिल्कुल समुद्र के तल पे चली जाती हैं, पानी भरते हैं, घनत्व बढ़ाते हैं, नीचे चली गई, ऊपर आना हो तो पानी निकालते हैं, घनत्व कम हो ऊपर आ जाती है सरफेस। अब मैं आता हूँ मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है
त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। हमने बचपन में सबने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये जो फॉर्मूला है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये बड़े काम का है। किसी मीनार की ऊंचाई निकालनी हो, किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी हो, ठीक है, किसी पहाड़ की ऊंचाई निकालनी हो, त्रिकोणमिति के प्रयोग से वो निकल जाता है। जॉर्ज एवरेस्ट 1852 में उन्होंने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी। किसकी मदद से नापी थी? थियोडोराइट की मदद से नापी। दो थियोडोराइट बनाई, दो उपकरण बनाए, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पे काम करते हैं। दो थियोडोराइट, वो आज भी सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में है देहरादून में, लोग जाते हैं देखने वहां। तो दो थियोडोराइट लगाई, माउंट एवरेस्ट से 160 किलोमीटर दूर 6 जगहों से त्रिकोणमिति का सूत्र लगा करके उस एवरेस्ट की ऊंचाई निकाल दी 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई निकाली। किसकी मदद से निकला? त्रिकोणमिति की मदद से निकला। आज कई बार हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने एक नया पिंड खोज दिया है और उसकी दूरी इतनी है। छोटे बच्चे जो समाचार पढ़ते होंगे तो सोचते हैं नापा कैसे, इतना बड़ा फीता फिर कैसे नापा होगा? वो इसी से नापता है। एक एपरेटस का नाम है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट कहते हैं 1/6 पार्ट्स ऑफ ए सर्किल। किसी वृत्त का 1/6 भाग, 1/6 भाग, 1/6 भाग, इतना इस टाइप का एपरेटस है। उसकी मदद से जो सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रह्मांडीय पिंड हैं, उनकी एल्टीट्यूड, उनकी हाइट निकाली जाती। कैसे निकालते हैं? एंगल देखा जाता है उस पिंड का, किससे? उस पिंड का हॉराइजन से, क्षैतिज से एंगल देखा जाता है और ट्रिग्नोमेट्री सूत्र का प्रयोग करके ऊंचाई निकल जाती है। तो कितना बड़ा कमाल की है ये ट्रिग्नोमेट्री। और थोड़ा आगे चलूं, एक चीज पढ़ाते हैं बड़ी क्लासेस में, वेक्टर। फिजिक्स में पढ़ाते हैं, मैथ्स में पढ़ाते हैं, 12th में भी। वेक्टर राशियां, सदिश राशियां कौन हैं? सदिश राशियां वो हैं जिनका परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिन राशियों की है वह सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आप देखिए, किसी बच्चे ने कोई गोल बना रखा है कि मैंने ये काम करना है, तो उसको दो चीज चाहिए। एक चीज चाहिए दिशा। दिशा क्या है? यदि IIT करना है, जेई करना है, IAS करना है, PCS करना है, बड़े बड़े टेस्ट पास करने हैं, तो दिशा आपकी क्या है? आप तो दिन भर क्रिकेट खेल रहे हैं, दिन भर फुटबॉल के ग्राउंड में व्यस्त हैं, दिशा ठीक है? दिशा ठीक नहीं है तो बड़े टेस्ट नहीं हो सकते। एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। लक्ष्य यदि बड़ा है तो अपने परिमाण में वृद्धि करनी पड़ेगी, ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लक्ष्य तक पहुंचे। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जहां गोल पोस्ट है, ठीक है, जब किक मारते हैं इतनी तेज किक होनी चाहिए कि जब तक वहां गोलकीपर आता तब तक बॉल निकल जाए, और डायरेक्शन बिल्कुल गोल पोस्ट। तो ये है वेक्टर अलजेब्रा। कितना रोल है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का? एक चीज आती है बैलिस्टिक मैथमेटिक्स। बैलिस्टिक मैथमेटिक्स, बैलिस्टिक मैथमेटिक्स काम आती युद्ध में। जो देश आए भी बड़ी पावरफुल कंट्रीज है ना, इनकी बैलिस्टिक मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना दी, भारत ने भी S-400 ले लिया। आसमान में ही कोई प्रोजेक्टाइल आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, S-400 मार गया। वो इस सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की सिद्धांत पे काम करता है।
और आगे चलता हूं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन की ओर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। परिवर्तन कहते हैं ना, संसार मतलब संसार में परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जब हम परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं, परिवर्तन को मापते हैं, तो वहां अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस काम करती है। तालाब का शांत पानी के किनारे हम बैठे हैं, वहां हमने एक पत्थर का टुकड़ा गिराया, क्या बनती है? रिपल्स बनती है, रिपल्स बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो किसी समय पर जो वृत्ताकार रचनाएं बन रही हैं, उनका क्षेत्रफल लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, उनका क्षेत्रफल भी बदल रहा है। तो दो तरह से परिवर्तन हम वहां देख सकते हैं, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, और दूसरा उसकी त्रिज्या के सापेक्ष उसमें क्या परिवर्तन होता है। हम बच्चों से कहते हैं कि आप बड़े फलन पढ़ते रहते हैं, बड़े फंक्शन पढ़ते रहते हैं। फंक्शन का मतलब होता है रास्ता। अपने घर से हम स्कूल जा रहे हैं, क्या आपने कंसेप्ट कभी लिया कि इस रास्ते का समीकरण क्या होगा? बच्चों को पढ़ाया जाता है सरल रेखा समीकरण x + y = 5, ये सरल रेखा का समीकरण है। क्यों है? ज्यामिति कहती है, मैं समझाता हूं। यदि इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे एक सरल रेखा मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। तो डिस्टेंस, दूरी और समय में यदि मैं कोई संबंध मैं बना पाया, तो जब दूरी को समय के सापेक्ष उसका रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर निकालते हैं, तो वो बन जाता है वेग, वो वेलोसिटी बनती है। और वेग के परिवर्तन की जब हम बात करते हैं समय के सापेक्ष, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, वो बन जाता है त्वरण। तो गणित जो है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ कि प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस में उपयोग हो सके। नेचुरल साइंस, प्योर साइंस जो है, उनकी हेल्प करने के लिए। जब समेशन की बात आई, जोड़ने की बात आती है, जिसमें एक उदाहरण दूं यहां पर, एक होती सीढ़ी लगी हुई, और एक स्कूल में बने हुए आजकल रैंक। अब सीढ़ी की ऊंचाई नापो, इस सीढ़ी की इतनी, दूसरी की इतनी, तीसरी की इतनी, इसकी ऊंचाई प्लस उसकी ऊंचाई प्लस उसकी ऊंचाई प्लस उसकी ऊंचाई, ठीक है, एक एक करके जोड़ रहे हैं। पर रैंक की ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी? रैंक की ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि ये जो हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, ये टुकड़ों में नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। और जब इसकी ऊंचाई निकाली जाएगी तो इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाएगा, समाकलन का प्रयोग होता है। जब भौतिक शास्त्री को, जब फिजिसिस्ट को आवश्यकता महसूस हुई इस टाइप के जोड़ने के लिए, तब इंटीग्रेशन का विकास है। उन्होंने गणित वालों से बोला कि कुछ ऐसा करिए आप, हमें फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत फलन है, एक वक्र है, चलो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, ज्योमेट्री से आयत का निकाल दिया, चतुर्भुज का निकाल दिया, पर कोई कर्व है ऐसा, इसके नीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कुछ करिए, तब जाकर के इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया। तब इंटीग्रेशन, और आज उसका बहुत बड़ा यूज है, समाकलन। एक गणितज्ञ हुए एल कैंटोरो, रूसी गणितज्ञ। अब चांस की बात देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में इस रूसी गणितज्ञ ने मैथमेटिक्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो कि युद्ध में काम आए। और आज देखो यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, आप देखो कैसे जीत करेंगे, कम से कम सैनिकों पर खर्चा हो और हम जीत जाएं, कैसे ऐसा हो सकता है? तब इन्होंने
रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स अस्तित्व में आई। द्वितीय वर्ल्ड वॉर के टाइम का है ये। और आज ये रैखिक प्रोग्रामिंग जो मैथमेटिक्स है ये बहुत काम आती है, विशेषकर व्यवसाय के लिए। जो व्यवसाय कर रहा है, लार्ज स्केल में कर रहा है। जैसे उदाहरण दूं मैं, एक व्यापारी कुर्सी मेज का व्यापार करना चाहता है, अपनी दुकान में कुर्सी और मेज का ही व्यापार करेगा। पैसा लगाने के लिए, कुर्सी मेज खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास केवल 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये में कुर्सी मेज खरीदेगा, उनको बेचेगा, अधिकतम लाभ कमाने की सोचेगा। कंडीशन क्या है? उसके यहाँ जो जगह है दुकान में, केवल 60 चीजें वहां रख सकता है। 60 मेज रख सकता है, 60 चेयर्स रख सकता है, या मेज या कुर्सियां मिला करके 60 रख सकता है। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती। अब देखिए, जब वो 50,000 रुपये कुल हैं, एक मेज खरीदता है, 2500 रुपये की मेज आती है, 500 रुपये की चेयर आती है। और जब बेचता है तो एक मेज पर 250 रुपये का लाभ कमाता है और एक कुर्सी पर 75 रुपये का लाभ कमाता है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा दुकानदार अधिकतम लाभ कमा सकता है? कंडीशन ये है। तो निश्चित रूप में जिसने एलपीपी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का अध्ययन किया होगा, या जो दुकानदार ऐसा काम करता होगा, जो दुकानदार ऐसे लोगों से संपर्क रखता होगा जो एलपीपी के जानकार हैं, तो दुकान में लाभ ही लाभ। अब क्या है, देखिए, माना एक कंडीशन रखता हूं, वो दुकानदार क्या करता है, 20 मेज लेता है। माना 20 मेज क्यों लेता है? 2500 रुपये की एक मेज, 50,000 में 20 ही आएंगे। और 20 मेज पर लाभ हुआ 20 गुना 250, 5,000 रुपये का लाभ हुआ। माना उसने सोचा कि कुर्सी, कोई दूसरा व्यापारी सोच रहा है, एक ने तो क्या सोचा, उस 50,000 में मैं केवल मेज लूंगा और मेज बेचूंगा, उसको तो लाभ हो गया 5,000। दूसरे ने सोचा कि कुर्सी ले लूंगा, 500 रुपये की एक चेयर है, वैसे तो 50,000 में 100 कुर्सियां आ जाएंगी, परंतु रखने के लिए केवल 60 की दुकान में रख सकता है। तो 60 ही जब खरीदेगा, 60 कुर्सियां खरीदेगा, एक कुर्सी पर लाभ है 75 रुपये का, कुल लाभ हुआ 45। कोई दुकानदार कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाभ किसको अधिकतम है? तो एलपीपी कहता है कि लाभ उसको मिलेगा जो व्यवसायी 10 मेज और 50 कुर्सी, 10 टेबल एंड 50 चेयर्स खरीदेगा। 50,000 में आ जाएंगी, आपके घर में भी आ जाएंगी, क्योंकि 60 की आपकी जगह है, वो भी कवर हो गया। और जब आप इनको बेचेंगे तो 6,250 रुपये का लाभ, अधिकतम लाभ 6,250। तो एलपीपी का इतना यूज है। आप देख रहे होंगे कि अन्न भंडार देश के बहुत बड़े बड़े हैं, तमाम गोदामों से पूरे अलग अलग स्टेट में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। जो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका एक ही ध्येय होता है कि कम से कम खर्चे में सामान जगह पर पहुंचे। वो सब काम किस पे करते हैं? इस एलपीपी के मदद से। उसमें जो असमीकाएं बनती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है, उससे लाभ पर या कम से कम लागत की तरफ बढ़ जाता है। इंडियन ऑयल है, चाहे भारत गैस है, इतना इनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा पूरे देश में। कोशिश रहती है कि एलपीपी का यूज करके कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक डिलीवरी कर सकें। अब मैं धीरे धीरे लास्ट की ओर आता हूं। बायो मैथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट बताता हूं। मैंने पीएचडी भी इसी में कर रखी है।
हमारे सर हैं प्रोफेसर DS नेगी सर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, नॉर्दर्न इंडिया के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और आज माइंड साइंस पर काम कर रहे हैं। कभी मैं कहना चाहूंगा सर, अच्छा हुआ था, एक बार उनका प्रोग्राम सुने, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि मन का जो विज्ञान है ये प्योर साइंस पे काम करता है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो बायो मैथमेटिक्स मैंने उनके अंदर PhD की। थोड़ा सा मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बच्चे गोल बनाते हैं, मैंने ये बनना है, या हम बच्चों को कहते हैं कि ये बनना, बच्चों से कहते हैं बेटा ये आप करें, अब करने के लिए क्या चाहिए? हर चाहता है कि IAS बने, PCS बने, JEE का एग्जाम क्वालिफाई करे, नीट क्लियर करे, बड़े बड़े MBA क्लियर करे, बड़े बड़े, परंतु 3 प्रकार की एनर्जी चाहिए वहां, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इंट्रिंसिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। जब इन तीनों ऊर्जाएं इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाती हैं, संतुलन की अवस्था में आ जाती हैं, तो लक्ष्य भेदन हो जाता है। ये प्रूव हो गया ये चीज। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी? भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, गणित में भी पढ़ाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। क्या प्रयोग है? डैम सारे काम कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर, जितनी ज्यादा डैम की दीवार उतने ऊपर तक पानी बढ़ेगा, चढ़ेगा, और उतने ही अधिक स्थितिज ऊर्जा उस पानी की होगी। जब उतनी हाइट से गिराया जाएगा तो ज्यादा बिजली बनेगी। दूसरी बात, मेरे हाथ में, माना मैं इतना बड़ा पत्थर ले लिया, मेरे हाथ में मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं यदि उसको ऊपर उठा दूं, स्थितिज ऊर्जा हो गई, क्योंकि ऊंचाई मिल गई, और उसके बाद मैं उसको छोड़ूंगा और मेरे हाथ में यदि लग गया तो मुझको घायल कर देगा, चोटिल कर देगा। यह है पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना बड़ा लक्ष्य है, जितना ऊंचा लक्ष्य है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। अब इंट्रिंसिक एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है वो चीज। अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आंतरिक ऊर्जा होती है। हमारे अंदर क्या है आंतरिक ऊर्जा? क्योंकि बायोमैथमेटिक्स कहती है कि गणित को शरीर के अंदर देखना है, गणित के सूत्रों को शरीर पर लागू करना है। जैसे बॉडी के अंदर तमाम फ्लो चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन, ये सब फ्लो तो हैं, इनमें सब गणित के सूत्र लगते हैं। यह है बायो मैथमेटिक्स। तो मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक एनर्जी की। गोल बच्चे ने बहुत ऊंचा सेट कर दिया, स्थितिज ऊर्जा बहुत ऊंची बना दी। अब इंट्रिंसिक एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा क्या है? गोल तो बना दिया, मुझे IAS बनना है, मुझे JEE बनना है, मुझे नीट करना है, या कुछ बड़े टेस्ट करने हैं, परंतु आंतरिक ऊर्जा तो कुछ ही नहीं है। न 1 में ढंग से पढ़ी, न 2 में, 3 में, 4 में, बे तक या बेसिक तक पढ़ाई ठीक ठाक हुई नहीं। ये सब आंतरिक ऊर्जा है शरीर की। जितना हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित है। तो बढ़िया सा पढ़ाई करके आगे निकलते हैं, उनमें इंट्रिंसिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो एक तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एक हो गया इंट्रिंसिक एनर्जी हमारे अंदर कितनी है। यदि पर्याप्त मात्रा में है तो गोल पोस्ट में हम डाल सकते हैं, हम गोल अचीव कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ कि हमारा शरीर कितनी गति से काम कर रहा है। जो लोग सामान्य व्यवहार में
जो लोग थकते नहीं, हमारे भी कई ऐसे लोग होते हैं उनको थकान नहीं होती। प्रिंसिपल साहब ने एक काम दे दिया वो भी कर रहे हैं, दूसरे दे दिया वो भी कर रहे हैं, वो हर समय चमके हुए लगते हैं, उनको थकान नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का लेवल ऊंचा है। तो गोल तैयार हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का देख लिया कितनी लेवल की है, इंट्रिंसिक एनर्जी भी बढ़िया है और काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेहनत हो रही है अपने सिलेबस पर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब तीनों ऊर्जाओं का संतुलन हो जाता है तो लक्ष्य विजन हो जाता है। यह है बायोमैथमेटिक्स। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। एक पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, या मैं कहूं कि मंदिर हमारे काफी हाइट पे होते हैं। मंदिरों में चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना लगाना पड़ता है, बैठ बैठ के तब बड़ा कष्ट होता है। और जब हम ऊपर जाते हैं ना, मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं, वहां हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, मजा आ गया, कितना आनंद आ गया। मतलब जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उस समय उसकी अनुभूति सबसे ज्यादा खुशी उसको तब होती है। एक बात और कहता हूं, माना बहुत ऊंचा पेड़ है, हमने कहा किसी बच्चों को वही चढ़ो, चढ़ गया, थकने लग गया, हमने कहा भाई चढ़ना है भाई टॉप तक, आपके लिए इतने प्रकार के पुरस्कार हैं, चढ़ जाओगे, कोशिश कर रहा है, थक रहा है, एक स्थिति ऐसी हो गई कि छोड़ो, हाथ ही छोड़ दो, जो कुछ होगा देख ही जाए। परंतु फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, करना है, पहुंच गया टॉप पर। जैसी टॉप पर पहुंचेगा पूरी थकान खत्म हो जाएगी। उस समय व्यक्ति के अंदर जब वो सफलता प्राप्त करता है तो व्यक्ति के अंदर हाईएस्ट मोमेंटम होता है, अधिकतम संवेग, और संवेग मास इंटू वेलोसिटी, अधिकतम संवेग होता है जनरेट। तो ये क्या है, ये सब बायो मैथमेटिक्स के अंदर ये चीजें। अब मैं समराइज करता हूं। हम लोग सब जो ये चिंतन कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गए, स्वैच्छिक शिक्षक समाज हो गया, इतने यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, इतने विद्वान शिक्षक मैडम लोग बैठे हैं, उद्देश्य हमारा एक ही है कि बच्चा लक्ष्य तक पहुंच जाए। अरे बात है, जितना मेहनत बच्चों पे हो रही है उतना वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, एग्जाम बोर्ड की बहुत नजदीक हैं, अच्छे बच्चे बहुत कम होंगे, ज्यादा करके निकले हुए अपना घूमने का, स्कूल से छुट्टी मिल गई, पढ़ लेना, घूम रहे। लक्ष्य साधन कैसे होगा, इस पर हम को विचार तो करना ही होगा कि किस ढंग से उस बच्चे के अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति को उजागर किया जाए। जिस दिन उसको कर्म का महत्व मालूम चल गया, उस दिन सफलता ही सफलता है। उसकी सफलता मतलब हम सफल हैं। न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिता नानवाकमवाकव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने अर्जुन से कहा, महाभारत जब हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि तुम तो मेन जगह आकर के तुमने इतना कुछ शिक्षा पाई, धरती से लेकर के स्वर्ग लोक तक के सारे पक्षी पास तुम्हारे पास हैं, धर्म की स्थापना करनी है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, अब तुम कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो भगवान ने बोला कि देखो, न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिता नानवाकमवाकव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे अर्जुन, मेरे को देखो, मैं त्रिभुवन स्वामी हूं, तीनों लोगों का मैं मालिक हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, सब कुछ मेरे लिए अग्नि तो कुछ है ही नहीं। तब भी मैं तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में आया हूं। तो तुमको क्या हो गया है कर्म करते हो?
हमको बच्चों को सिखाना होगा। यदि हम कुछ कर सकें, जो भी विधि लगाएं कर्म की ओर बच्चों को हम यदि प्रभावित कर सकें, उस दिशा में उनको ढाल सकें, तो हमें भी सफलता है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आयता। कृतकार्य मेरे यदि दाएं हाथ में है तो सफलता मेरे बाएं हाथ में होगी। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। और आज माइंड साइंस क्या कहता है, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रोफेसर हमारे सर नेगी सर, वो भी इसकी व्याख्या कर रहे थे कि ये जो दाहिना हाथ है ना, एक कर्म का हाथ है। दाहिना हाथ कर्म का हाथ है, और जब कर्म होता है तो ज्ञान संचित होता है बाएं हाथ, मतलब सफलता बाएं हाथ में आने का मतलब ज्ञान होता है। और ये जो हिस्सा है मस्तिष्क का, बाएं वाला जो हिस्सा है ज्ञान का हिस्सा है, और दायां हिस्सा है कर्म का। तो एक तो माइंड साइंस कह रही है, और दूसरा हमारे शास्त्रों में कह रखा है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आयता। सब कुछ होना है कर्म के माध्यम से ही होना है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं। तो अब मैं आज की बात को समाप्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम को, अपने सभी शिक्षक साथियों मैम लोगों का, कि आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय, क्योंकि संडे का एक टाइम ऐसा होता है, वो रेस्टिंग टाइम होता है, 6 दिन बाद में थक जाता है, आप यहाँ पर आए। मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, मैथ्स के बारे में कोशिश करने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा, हार्दिक धन्यवाद अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने इस चर्चा में भाग लिया। अंत में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। गणित, अध्यात्म, जैविक गणित और तमाम विषयों का जो प्रवाह, अविरल प्रवाह यहाँ पर हुआ, और यकीनन जो 3 ऊर्जाओं की आप बात कर रहे थे वो आपकी वाणी में था। उसमें इंट्रिंसिक एनर्जी भी थी, आंतरिक ऊर्जा भी थी, गतिज ऊर्जा भी थी, और वो स्थिति भी थी। वो स्थिति एक दिन की नहीं थी, उसकी एक सतत जो आपका अध्ययन रहा है, और वो जो जिजीविसा है हर रोज जाकर के विद्यालय पढ़ाने की, वो उसमें झलक रही थी। ये प्रभाव यूं ही नहीं आता। और ये जो खामोशी बता रही थी कि कितने ध्यान से, कितनी एकाग्र चित्त से हमने आपको सुना है, और आपका पन्ना भी बेबस था कि ये एक दृष्टि मुझे भी देख ले, लेकिन वो यकीनन वो बहुत, उस पन्ने से भी परे आप पे अभी बहुत कुछ है, क्योंकि समय की बाध्यता भी, ये भी एक गणित की बाध्यता है कि उसमें हमको आपको थोड़ा सा विराम देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षक साथी लोग हैं, क्योंकि सवालों से ही दुनिया बनी है, तो यदि कोई सवाल आपके जेहन में है तो उसका स्वागत रहेगा। और हमारे साथ पांडे जी जुड़े हैं, वो आपके सवालों के साथ भी अपने विचारों को साझा करेंगे। कोई भी शिक्षक साथी यदि सवाल गणित से इतर शिक्षण के संबंध में हो तो दोनों का ही स्वागत रहेगा। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज देवलगढ़, और डाइट से हमारे श्री उनियाल जी, और अभी सभी हमारे साथी, सम्मानिता मैडम, आपने डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी के विचारों को सुना। गणित के बारे में आपने जो गणित का व्यवहारिक जीवन में उपयोग है, आज आपको लगा होगा कि गणित केवल ब्लैक बोर्ड पर ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उसका व्यवहारिक जीवन में भी साक्षात्कार होता है। इस बात को आदरणीय पांडे जी ने बड़ी ही बखूबी ढंग से अपनी विद्वता से हमको समझाया। निसंदेह सबको इसका लाभ हुआ। मैं डॉक्टर श्री अपने अणुफाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर दिया। ये संयोगवश की बात है कि अणुफाल जी हमारे विद्यालय में आए थे। मैंने डॉक्टर पांडे साहब की चर्चा आपसे की और आपने तुरंत मेरा आग्रह को स्वीकारा। हम एक दिन बैठे
और मैंने भी अनेक साथियों से आग्रह किया कि आप आइए और सुनिए। मुझे लगता है कि जैसे पांडे जी ने कहा कि आंतरिक मन को उजागर करने की बात है, हमारे बीच अगर सच्चे मेरी दृष्टि में अगर उजागर किया है तो डॉक्टर पांडे साहब ने किया है। आपके मैथमेटिक्स ब्रीजर चैनल है, 1600 से अधिक वीडियो साथियों उसमें हैं और आप कक्षा 10 के वीडियो देखिए। मैं तो स्वयं पढ़ाने से पहले उस वीडियो को देखता हूँ। जीवन में बहुत अमूल्य क्षण होता है कि आपको गुरु कैसे मिला, और अगर आपके गुरु प्रोफेसर DS नेगी जैसे हों, डॉक्टर हर्षमणि पांडे जी जैसे हों, तो निसंदेह छात्र अपने गोल को भेद देगा, इसमें कदाचित भी शंका नहीं। शर्त यह है कि उसको शिक्षक कैसे मिला। तो आपने उस सारी जो कठिनाई थी उस कठिनाई को दूर कर दिया है। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के सारे वीडियो प्रत्येक चैप्टर वाइज और प्रत्येक क्वेश्चन वाइज सर आपके चैनल में है। जिन साथियों को पता ना हो, आप अपने विद्यालय में भी छात्रों से जरूर इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब कराने की बात करें और आप बोलें छात्रों को कि देखिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। आपने अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं, कम से कम उन्होंने 20 से 25 वीडियो उसके बना रखे हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। केवल जैसे सर कह रहे थे अभी कि उसके आंतरिक मन को उजागर करने की बात है कि देखे तो सही, वो ट्यूशन की चकाचौंध में न भटके। और इस गरीब जो हमारा छात्र है, गरीब छात्र के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सोचा है। तो मैं सर आपको इसके लिए हृदय से आपका अभिवादन करता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्र में बैठा हुआ बच्चा भी अगर उसके पास गणित का शिक्षक नहीं है तो वह निसंदेह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक विषय को देख सकता है, प्रत्येक चैप्टर को समझ सकता है, चाहे वो 6 का चैप्टर है, चाहे 7 का चैप्टर है, चाहे 8 का चैप्टर है। और कुछ लाभ उस सबसे हमको भी होता है, साथियों को भी होता है, क्योंकि प्रत्येक कंसेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं होता, मेरा ये मानना है। हो सकता है कई साथी ऐसे हों हमारे कि जिनको सर्वज्ञ हों, लेकिन कहीं कहीं पर जब हम भी पढ़ते थे तो कई बार हमारे पास स्टैटिक्स जैसे सर कह रहे थे, एक चैप्टर घर्षण का होता था, तो घर्षण कोई पढ़ाते नहीं था। तो जब हमारा वो क्लियर नहीं हुआ तो बाद में हमें भी दिक्कतें आई, क्योंकि तब तो सर केवल गाइड थी। आज तो यूट्यूब चैनल है तो आज भी देख पा रहा है। तो क्या हुआ कि वो पढ़ा नहीं, तो जब हम क्लास में गए तो हमें भी ऐसी दिक्कतें आई, तो सर ने उसको क्लियर किया। मैं बखूबी आपका अभिवादन करता हूँ, आपको तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और कहते हैं कि हम त्याग समर्पण दृढ़ निष्ठा से अपना चमन सजा देंगे और हम पहल करें तो सब मिलकर विद्यालय स्वर्ग बना देंगे। समर्पण करने की आवश्यकता है और ये समर्पण का गुण मुझे आपसे भी मिला। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, आपने कहा गया कि गणित सब विषयों की कलिंगी है, सिरमौर है, उस सिरमौर को आपने साबित भी किया। ज़्यादा न कहते हुए आपका अभिवादन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मेरे दोस्त सकरानी जी और सभी साथियों ने, हमारे खंडा के साथी, हमारे जोशी जी, सब लोग हमारे आग्रह पे आए, आदरणीय चमुरा जी, आपका मैं सर आभार व्यक्त करता हूँ, आपका आभारी हूँ। और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का कोटि कोटि धन्यवाद। साधुवाद, बहुत सम्मान बढ़ाएं। आगे सभी, और उसके बाद बहुत जरूरी